हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ स्वस्थ इन योग। आज के इस वीडियो में हम नेशनल प्रोग्राम्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रोग्राम वी हैव नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इस वीडियो को स्टार्ट करने के साथ आप एक नोटबुक और एक पेन भी अपने पास रखेंगे जहाँ पे आप सारे हाईलाइट पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के साथ में। 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रोग्राम का एम सिर्फ नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल मीन्स सिर्फ कंट्रोल करना एम था। सिर्फ लेप्रोसी को कंट्रोल करना एम है। 1983 में इसकी रीनेमिंग हुई जहाँ पे इसे क्या बोला गया, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम मीन्स इरेडिकेट करना मतलब कंप्लीटली खत्म करना है। उसके साथ में ही इसी साल के अंदर मल्टी मल्टी ड्रग थेरेपी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। मल्टी ड्रग थेरेपी को भी इंट्रोड्यूस किया गया एंड मल्टी ड्रग थेरेपी की वजह से ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने लगा। उसके बाद में हमारे पास 1991 आता है जहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने रिजोल्यूशन लिया था कि लेप्रोसी को एलिमिनेट कर देंगे। अब उन्होंने टारगेट कब का बनाया था? उन्होंने टारगेट बनाया था 2000 तक का कि ये तब तक एलिमिनेट कंप्लीट हम कर देंगे इसको, लेप्रोसी को। तो हमने क्या याद रखना है, 55 में हमने कंट्रोल स्टार्ट किया, 83 में मल्टी ड्रग थेरेपी आई, 91 में डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, एलिमिनेशन का रिजोल्यूशन लिया और गोल जो था वो 00 मीन्स उसका गोल उसे मिल जाएगा 2000 तक। ओके, अब उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्टिव। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपने क्या करना है, इसका उद्देश्य क्या है, जो भी केसेस है उनको पहले डिटेक्ट करो मीन्स जल्दी से जल्दी डिजीज को आप आइडेंटिफाई करो। और शॉर्ट टर्म मल्टी ड्रग थेरेपी मीन्स पेशेंट को मल्टी ड्रग थेरेपी आप टाइम पे प्रोवाइड करो। ट्रीटमेंट एंड रिहैब और ऑफ डिफॉर्मिटीज, जितनी भी डिफॉर्मिटीज है, जितनी भी डिसेबिलिटीज है, उन सबको मैनेज करो। और यूजर मीन्स जो पब्लिक है उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करो। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन मीन्स उन्हें अवेयर करो। साथ ही साथ आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था है, एलिमिनेट। एलिमिनेट करने के बाद में आपने क्या करना है, उनको मल्टी ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करनी है। ओके, फिर जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी रिहैब है, आपने वो सब देना है। और जो पब्लिक है उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है मीन्स एलिमिनेट स्किन ट्रबल यूनिवर्सली। अब लेप्रोसी था वो एक प्रकार का आपके डिजीज है, जो कुष्ठ रोगों में अगर हम लेप्रोसी को इंक्लूड करते हैं तो एक प्रकार की स्किन डिजीज है। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा, एलिमिनेट स्किन ट्रबल यूनिवर्सली। तो एलिमिनेशन से हमारे पास अर्ली डिटेक्शन आ जाता है, स्किन से हमारे पास शॉर्ट टर्म आ जाता है, और टी से क्या आ जाता है, ट्रीटमेंट आ जाता है, और यू से क्या आ जाता है, यूजर हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट वी हैव मल्टी ड्रग थेरेपी रेजिमेंट, मल्टी बैसिलरी दैट इज एमबी। देखो ये किन पेशेंट को देनी है, जिनके अंदर बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं या फिर फीवर डिजीज कंडीशन में। क्या है, फीवर डिजीज कंडीशन में हमको मल्टी बैसिलरी थेरेपी प्रोवाइड करनी होती है। इसका ड्यूरेशन 12 मंथ के लिए रखा जाता है। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है, हमारे पास आती है एक रेफाम्सिन, सो 600 mg मंथली, डेप्सोन 100 mg डेली, क्लोफाजिमीन दैट इज द 300 mg मंथली एंड 500 mg डेली। अब आपने क्या रखना है, एमडी मल्टी बेसिलरी। आपने देखो सेकंड जो 12 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए मीन्स देखो आपने यही से याद करना स्टार्ट करो कि ये बहुत ज्यादा सीवियर मतलब मल्टी बेसिलरी मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया है, ऐसा याद रखो। तो सीवियर कंडीशन हो चुकी है। सीवियर कंडीशन होगा तो एक दिन में तो इलाज होगा नहीं ना, एक महीने में होगा तो कितना में इलाज होगा, एक साल में इलाज होगा। ओके, फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर RDC मीन्स रेफाम्सिन, डेक्सोन और क्लोफाजिमीन देनी है। Now we have Proctibacillary. First we have multibacillary means बहुत सारे बैक्टीरिया थे। अब Proctibacillary का मतलब क्या होता है, जब लिटिल अमाउंट में बैक्टीरिया होते हैं। ओके, लिटिल अमाउंट में बैक्टीरिया होंगे तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर 4 से 5 लीजन ही प्रेजेंट है। अब Proctibacillary मीन्स जो मल्टीबैसिलरी था उसका हाफ ड्यूरेशन मीन्स ये 6 महीने के लिए आपको देनी है। इसमें आपने रिफाम्पिन एंड डेप्सोन ही देना है। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव सिंगल स्किन लीजन। तो सिंगल स्किन लीजन के अंदर आपने क्या करना है, अगर पेशेंट के अंदर सिर्फ एक ही लीजन है और लीजन हो तो एक बार की रोम थेरेपी दे दी जा सकती है। मीन्स रोम थेरेपी क्या है हमारे पास, रेफाम्सिन, ऑल्पेक्सोसिन एंड मीनोसाइक्लिन। ओके,
ये आपने देनी है। अगर सिंगल लीजन है मीन्स आप सिंगल लीजन मीन्स जो आपके स्किन के ऊपर जो दाग है, जो लीजन्स बने हुए हैं, अगर वो सिंगल है तो आपने रोम थेरेपी देनी है। अगर आपके पास क्यूसी वेसिलरी है तो आपने क्या करना है, उसमें आपने ये दोनों ड्रग्स देनी है, और मल्टी वेसिलरी में हमने क्या दी करनी। ओके, इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या क्या यूनिट्स बनाई गई है। एक आता है हमारे पास, इसको आप कैसे लर्न करोगे, इसको आप स्लम से याद करोगे। स्लम आप ऐसे रखो, स्लम क्या होता है, झोपड़पट्टी वाला एरिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आ रहा है, आपने बनानी है स्लम। स्लम बनाओगे तो क्या करोगे, एस से आएगा हमारे पास सर्वे, एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर बनाने हैं। एल वी हैव द लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट बनानी है। यू हैव द अर्बन लेप्रोसी सेंटर्स बनाने हैं। एंड एम वी हैव द मोबाइल लेप्रोसी ट्रीटमेंट यूनिट बनानी है। सो हमने इसको किससे लर्न किया, हमने इसको स्लम से याद किया। ओके, उसके बाद में हमारे पास आती है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस आप जब तक चेक नहीं करोगे कि कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। 1981 में जब हमने क्या किया था, 1981 के अंदर, दैट इज द 57.3% पर 10,000 पीपल के अंदर प्रेजेंट थी। 2001 में उसका रेट कम होकर 3.4% पर 10,000 में प्रेजेंट है। 21 तक 0.45% प्रेजेंट है। और 27 तक क्या है, लेप्रोसी मुक्त भारत टारगेट है। अभी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लेप्रोसी मुक्त भारत टारगेट कब है, 2027 के अंदर। उसके बाद में हमारे पास आता है नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट। अभी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट क्या है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, जो कि 1993 से 2002 तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट जो कि हमारा 2001 से 2002 तक चला था। 2005 में हमारे पास आता है लेप्रोसी एलिमिनेटेड एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे लेप्रोसी का एलिमिनेशन को अचीव किया गया। और 2009 में क्या था हमारे पास, स्पेशल प्लान फॉर द 2009 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 16 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। अब 2009 में क्या हुआ कि कुछ हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिसमें 16 स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए भी कुछ स्पेशल प्लान बनाए गए। अब कुछ इंटरनेशनल सपोर्ट है। इंटरनेशनल सपोर्ट मीन्स जो नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम है उसको कुछ सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास प्रेजेंट है। कौन है, WHO है, यूनिसेफ है, फिडा है, एंड DNIDA। सो आपने ये पूरा कंप्लीट लेप्रोसी प्रोग्राम एक पेज में देखा। आपकी एग्जाम में आता है तो आपको एज इट इज पॉइंट्स में बना के लिखना है। और अब आप मुझे बताइए, आपने सबसे पहले हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री के 4-5 मेन पॉइंट्स देखे। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, एलिमिनेट स्किन ट्रबल यूनिवर्सली। फिर हमने कुछ ड्रग थेरेपीज चलाई थी 3 प्रकार की, मल्टी, प्रोकी, एंड वी हैव द सिंगल। ओके, सो उसके बाद में हमारे पास क्या आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर आया था, जिसको हमने किस ट्रिक से याद किया था, स्लम से याद किया था। फिर हमारे पास कुछ प्रोग्रेस आए थे, कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं, और कुछ कुछ सपोर्ट्स आए हैं। ऐसे ही आपको सारे प्रोग्राम्स 7 पॉइंट में समझ करने हैं। नाउ वी हैव अनदर इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसकी हिस्ट्री कुछ इस प्रकार से है। 1987 में इसे लॉन्च किया गया। 1987 में इसे लॉन्च किया गया और 1992 में नाको का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कुछ फेजेस आते हैं। ओके, अब आपने ये जो डेफिनेशन सॉरी फुल फॉर्म है आपने लर्न करनी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब कुछ फेजेस आते हैं, फेज क्या होते हैं, मीन कौन सी ईयर में क्या हुआ, कौन सी ईयर में क्या हुआ, ये फेज है। तो अब हम उस पर कैसे लर्न करेंगे, असर से। असर से मतलब कैसा असर है एड्स का लोगों पे, और लोगों को अवेयरनेस है कि नहीं है। तो असर से हम याद रखेंगे। ए से हम क्या याद रखेंगे, ए वी हैव द अवेयरनेस। अब अवेयरनेस जनरेशन मीन्स सबके अंदर हम क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। 1992 के अंदर असर स्टार्ट हुआ था, और अवेयरनेस हमने कब तक फैलानी पड़ी, 7 साल तक, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। ओके, तो 7 साल तक हमने सबको अवेयर किया। और HIV सर्विलेंस मीन्स जो मॉनिटरिंग थी, HIV के जितने पेशेंट्स थे उनको मॉनिटर करना, सेफ ब्लड इंश्योर करना, हाई रिस्क ग्रुप से प्रिवेंशन करना, और उनको आइडेंटिफाई करना। अब असर है, असर कैसे होगा, असर तो फैलेगा मतलब स्प्रेड रिडक्शन। अब सेकंड फेज के अंदर हमने क्या किया, जो HIV का स्प्रेड था, जो फैल रहा था, उसे कम करना, और साथ ही साथ
स्ट्रेंथ करना नेशनल रिस्पॉन्स को, मीन्स नेशनल रिस्पॉन्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। इस फेज में प्रिवेंशन पर ज्यादा फोकस था। किसके ऊपर ज्यादा फोकस था? प्रिवेंशन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट वी हैव हॉल्ट एंड रिवर्स। अब फेज 3 आया 2007 से लेकर 2012 तक। अब इन्होंने क्या किया कि एचआईवी एपिडेमिक को रोकना। हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब क्या होता है? रोकना। ओके, तो हॉल्ट किया मतलब रोक दिया, और धीरे धीरे केसेस को कम करना क्या होता है? रिवर्स होता है, धीरे धीरे केसेस को कम करना। ठीक है, अब रिस्पॉन्स स्ट्रेंथनिंग वी हैव द 2012 टू 2017। अब रिस्पॉन्स को क्या करेंगे? रिड्यूस न्यू इन्फेक्शन बाय 50%। जो न्यू एचआईवी के इन्फेक्शन है उनको 50% तक रिड्यूस करना, और जो केयर है, सपोर्ट है, ट्रीटमेंट है, जो भी एचआईवी पेशेंट को चाहिए वो उसे प्रोवाइड करना। लास्ट वी हैव एड्स फ्री गोल। अब असर खत्म हो रहा है, ओके, ट्रिप हमारी यहीं पे खत्म होती है। तो फेज 5 था जो कि 2017 से लेके अभी तक चलता आ रहा है। इसके अंदर इस नीची टारगेट एंड एड्स एज ए पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030, मीन्स 2030 तक एड्स को पब्लिक हेल्थ थ्रेट के रूप में खत्म करना। नेक्स्ट वी हैव फेज 4 की जो की स्ट्रेटजीज थी उसको एक बार हम देख लेते हैं। उसके अंदर क्या बताया गया था कि स्केल ऑफ इंटरवेनेशन, मीन प्रोग्राम को और ज्यादा एरिया तक पहुंचाना, स्केलिंग उसकी ज्यादा करना। एक्सपेंड आईईसी सर्विस, मीन इंफॉर्मेशन एजुकेशन। यहाँ पे जब भी आईईसी आएगा पूरी स्लाइड्स में, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज को एक्सपेंड करना। एक्सपीरियंसिव केयर, सॉरी, कंप्रिहेंसिव केयर एंड ट्रीटमेंट। कंप्रिहेंसिव मीन्स पेशेंट को कंप्लीट ट्रीटमेंट देना। स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज, जो हॉस्पिटल्स हैं और जो हेल्थ सिस्टम है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर डाटा कलेक्शन करना और मॉनिटरिंग करना। नाउ वी हैव एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आईसीटीसी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, मीन्स एचआईवी के लिए काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर बनाए गए। पहले हम उसे वीसीटीसी बोलते थे, वॉलेंट्री काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर। अब यहाँ पे 3x5 इनिशिएटिव 2003, मीन्स डब्ल्यूएचओ का एक इनिशिएटिव था 2005 तक 30 लाख के आसपास लोगों को एचआईवी के लिए 8 ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ओके, तो ये था हमारा एचआईवी। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं एड्स के लिए। टारगेट ग्रुप्स, हाई रिस्क ग्रुप्स और ब्रिज पॉपुलेशन, वनरेबल पॉपुलेशन। सो जो टारगेट ग्रुप्स क्या क्या थे? जो हाई रिस्क ग्रुप थे या फिर ब्रिज पॉपुलेशन थी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ब्लड, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, मदर टू चाइल्ड। प्रिवेंशन आईईसी, मीन्स आपने क्या बनाने हैं? इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, एजुकेशन देनी है और कम्युनिकेशन। कॉन्डम्स, सेफ ब्लड नीडल एक्सचेंज, अर्ली डिटेक्शन। ट्रीटमेंट वी हैव द आर्ट, दैट इज द आर्ट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। उसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। अब ब्लाइंडनेस के कंट्रोल के लिए हमारे पास कौन सा प्रोग्राम है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। सो ये स्टार्ट हुआ था 1976 में, इसको लॉन्च किया गया था। 1964 में ट्रोकोमा कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? ट्रोकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। प्रेजेंट नेम क्या है उसका? NPCBVI, मीन्स नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। इसका गोल क्या था? जो ब्लाइंडनेस है उसे रिड्यूस करना अप टू 1.4% टू 0.3%। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? AQB इसके ऑब्जेक्टिव है। मीन्स ए के अंदर क्या होता है? आपने क्या करना है? डेवलप करना है आई केयर मैन पावर। ओके, ए के अंदर क्या करना है? आपने डेवलप करना है। क्यू से वी हैव द क्वालिटी आई केयर एंड वी हैव द बैकलॉग रिडक्शन। आप इसको AQC भी कर सकते हो, मैन पावर डेवलपमेंट और वो क्वालिटी आई केयर और बैकलॉग रिडक्शन। मीन्स बैकलॉग रिडक्शन का मतलब क्या है? कैटरेक्ट सर्जरी जैसे पेंडिंग केसेस को कम करना, अच्छी क्वालिटी का आई केयर प्रोवाइड करना और आई स्पेशलिस्ट और
ट्रेंड स्टाफ को इंक्रीज करना। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है स्ट्रेटजी। अब आपने आई केयर करना है तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैसे करेंगे, तो इसकी ट्रिक क्या है हमारे पास, डिसाइड। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विसेज मीन्स आई केयर को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आई बैंक्स, आई डोनेशन और कोरोना ट्रांसप्लांट को इंक्रीज करना, कैटरेक्ट सर्जरी एंड आई केयर सर्विसेज, फ्री या फिर अफोर्डेबल कैटरेक्ट सर्जरी प्रोवाइड करना, आईईसी एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स मीन्स अवेयरनेस और स्टाफ की ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट्स, जो आपकी गांव-गांव में आई चेकअप कम कैंप्स लगाए जाते हैं, वो सारी यूनिट्स को कंडक्ट करना, एनहेंसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना। उसके बाद में हमारे पास आता है स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शिफ्ट फ्रॉम आई कैंप अप्रोच टू फिक्स फैसिलिटी सर्जिकल अप्रोच मीन्स आई कैंप से हॉस्पिटल बेस्ड सर्जरी की तरफ आपने शिफ्ट करना है। IOL intraocular lens implantation promoted means implant IOL intraocular lens implantation को प्रमोट करना, encourage NGO participation, NGO को encourage करना और services for tribal and underserved areas, tribal और underserved areas में सर्विस दी जानी चाहिए। आई डोनेशन फॉर नाइट means eye donation for night that is from 25 August to 8 September. नेक्स्ट वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। अब एडमिनिस्ट्रेशन में आपने क्या करना था, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि स्लम किसके ट्रिक थे, हमने किससे याद किया था। अब एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप में आपने एक सेंट्रल लेवल पे मीन्स ऑप्थेल्मोलॉजी सेक्शन, डीजी, एचएस, एमओएच एंड एफडब्ल्यू न्यू दिल्ली। सो इसका काम क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग एंड गाइडलाइन फॉर्मुलेशंस, पॉलिसी और गाइडलाइंस बनाता है। रीजनल सेक्शन हमारे पास क्या आता है, मैन पावर डेवलपमेंट, जितना भी स्टाफ है उसे ट्रेन करना या फिर रिसर्च को इंक्रीज करना। स्टेट क्या है, स्टेट के अंदर ट्रेनिंग सेंटर्स होना, कैटरेक्ट सर्जरी होता मोबाइल यूनिट्स, एंड डिस्ट्रिक्ट या फिर पीएचसी के अंदर हमारे पास मोबाइल आई कैंप्स सर्विस को प्रोवाइड करना। एक्सटर्नली एड प्रोजेक्ट्स, अब एक्सटर्नल एड प्रोजेक्ट्स हमारे पास क्या क्या है, जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, Danish assistance to NPCB, WHO assistance for prevention of blindness include training infrastructure, human resources, Vision 2020 initiative. Vision 2020 structure क्या है हमारे पास, इसकी 20, 200, 2000 and 20,000 means 20 centers for excellence, tertiary center, 200 training centers, 2000 service center and 20,000 vision centers. टारगेट डिजीज हमारे पास कौन कौन सी है, कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है, सॉरी प्रोग्राम है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज नेशनल पोलियोमाइलाइटिस इरिडिकेशन प्रोग्राम। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, सो इसको अच्छे से हम लर्न करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम के साथ में। फर्स्ट वी हैव द हिस्ट्री 1988, WHO रिजोल्यूशन टू अचीव गोल एरेडिकेशन ऑफ पोलियो बाय द ईयर ऑफ 2000। अब आप मुझे यहाँ पे बताना कि 2000 में उसने WHO ने किसका गोल और निर्धारित किया था कि हम इस डिजीज को भी एरेडिकेट करेंगे। हिंट है कि वो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। सो इसके अंदर क्या है कि WHO ने रेजोल्यूशन पास किया कि ईयर 2000 तक दुनिया में पोलियो मुक्त देश हमें बनाना है। 1995 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड पोलियो फ्री कंट्री मीन्स 1995 में पोलियो पल्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उसके बाद में इसकी कुछ स्ट्रैटजीज हैं। अब आपने स्ट्रैटजीज की अभी तक सबकी ट्रिक्स लर्न करी हैं। सो स्ट्रैटजी में आपने क्या करना है, रूट, आपने रूट डिसाइड करना है। अब रूट पीएसएम, ओके, रूट पीएसएम, रूट मतलब रूटीन इम्यूनाइजेशन। अब पोलियो
के लिए आपने क्या करना है, हर बच्चे को रेगुलरली पोलियो वैक्सीन देना है। ओपीवी मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन सबको पिलाना है बच्चों को। यू से वी हैव सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन मीन्स एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलाने हैं और नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज। सो हाई रिस्क एरियाज में स्पेशल वैक्सीनेशन डेज भी आपने लगाने हैं और सर्विलेंस आपने क्या करना है, मॉनिटर करना है कि पोलियो जैसे केसेस कितने हैं कितने नहीं हैं। मोपअप इम्यूनाइजेशन मीन्स जहां पोलियो के केसेस मिले वहां आसपास के सभी बच्चों को वैक्सीन देना। आईईसी एंड सोशल मोबिलाइजेशन अवेयरनेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना। ओके, अब देखो, अब हमारे पास आता है रूटीन इम्यूनाइजेशन। अब रूटीन इम्यूनाइजेशन के अंदर ओपीवी के टोटल 4 डोजेज होते हैं। 0 डोज एट द टाइम ऑफ बर्थ, 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे। मीन्स पोलियो से रक्षा हर बच्चे का अधिकार है। तो 0, 6, 10 एंड 14। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने 6 डेज का गैप देखा है ना। बाद में आपने 4-4 दिन का गैप देना है। 6 + 4 इज 10 एंड +4 इज 14। ओके, सो दिस इज 0, 6, 10 एंड 14। उसके बाद में हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन मीन्स पल्स पोलियो प्रोग्राम। अब इसके अंदर सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या है, 1 डे एक्टिविटी मीन्स पल्स पोलियो 1 डे एक्टिविटी होती है। मीन्स आप एक दिन जाएंगे पूरे एरिया के अंदर, फिर आपने क्या करना है, पूरे एरिया के अंदर जाएंगे और आप मॉनिटर करेंगे कि किसी पोलियो ड्रॉप मिली है किसी नहीं मिली है। ओपीवी गिवन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीनेशन दी जाती है। एंड चाहे पहले वैक्सीन लग चुकी हो या फिर ना लगी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस डोज। 2 डोजेस इन अ ईयर, 2 डोज आपने देनी है हर साल के अंदर। एक आपने देनी है फैब में, एक देनी है आपने अगस्त में। ओके, सो दिस इज द नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज। इनको क्या बोला जाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज बोला जाता है। के दौरान ही आपने क्या करना है, कैंप चलाने हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज के दौरान ही आपने कैंप चलाने हैं और एक साल के अंदर आपने 2 डोज देनी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। AFP surveillance means acute flaccid paralysis, acute flaccid paralysis। सो इसके अंदर क्या होता है, डिटेक्ट, रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेट ऑल AFP केसेस। AFP क्या है हमारे पास, acute flaccid paralysis। सो इसके अंदर मतलब अगर किसी 15 साल से कम बच्चे में अचानक से पैरालिसिस हो जाए तो उसकी रिपोर्टिंग और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। हाउस टू हाउस विजिट ऑन फर्स्ट डे वॉयलेट मार्क एंड सेकेंड डे हाउस टू हाउस विजिट मीन्स, अब फर्स्ट क्या होता है, अब बूथ वैक्सीन होती है, मतलब आपने हाउस टू हाउस विजिट करना है। सेकेंड डे क्या होता है, हेल्थ वर्कर घर घर जाकर चेक करते हैं कि कोई बच्चा वैक्सीन से चूक तो नहीं गया है। मीन्स पहले दिन आप वैक्सीन देंगे, सेकेंड डे आप जाके चेक करेंगे कि भाई हमने सबको वैक्सीन दे दी है कि नहीं दी है। वॉयलेट मार्क फर्स्ट डे को बोला जाता है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोपअप राउंड्स इन द हाई रिस्क एंड लोकल एरियाज। अब मोपअप राउंड मीन्स जहां पोलियो केसेस मिलते हैं वहां स्पेशली आपको वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलाने हैं। आईईसी सोशल मोबिलाइजेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड की गोल क्या है, पोलियो फ्री इंडिया मेंटेन्ड। ओके, उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, ये जो हमारी एक पॉइंट बचता है AFP सर्विलेंस। इसके ट्रिक है हमारे पास 3C60 मीन्स आपने क्या करना है, किसकी सर्विलेंस मतलब आपने किसकी मॉनिटरिंग करनी है। AFP मतलब कि एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस की आपने मॉनिटरिंग करनी है, मतलब 15 साल से कम बच्चे हैं उसके अंदर एक्यूट, ये होता है हमारे पास AFP, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस रिपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आपने क्या करना है, आपने 2 स्टूल सैंपल मीन्स आपने दो स्टूल के सैंपल को कलेक्ट करना है 24 और 48 घंटे के गैप में। 3Cs मतलब आपने केस को डिटेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ स्टूल एंड कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। केस डिटेक्ट किया, कलेक्शन किया सैंपल का, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन किया। 60 डेज फॉलोअप मीन्स पेशेंट का 60 दिन के बाद में फॉलोअप किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास जो अगला इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दैट इज द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन।
इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1962 से, जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। उसके बाद में इसे रिवाइज किया गया नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से 1993 में। 2017 में वी हैव द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। इसका गोल क्या था? 2025 तक टीबी फ्री इंडिया बनाया जाए। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? इसके ऑब्जेक्टिव हमारे पास है 3Ds। 3D कैसे? डिटेक्ट करना है आपने सारे टीबी केसेस को, फिर आपने क्या करना है? क्वालिटी ट्रीटमेंट सबने प्रोवाइड करना है। ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन। तो इसके अंदर क्या होगा? आपने फर्स्ट आपने क्या करना है? डिटेक्ट करना है, फिर आपने क्वालिटी ट्रीटमेंट को डिटेक्ट करना है, फिर आपने डिटेक्ट करना है ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना है, और सर्विलेंस और मॉनिटरिंग होनी चाहिए साथ साथ में उसकी। अब हमारे पास रूट स्ट्रेटजी आती है। अब ये रूट स्ट्रेटजी है क्या? अब रूट स्ट्रेटजी हमारे पास क्या आता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। क्या है ये हमारे पास? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड treatment. B, we have the directly observed treatment. O, we have the of short course, means short course treatment चलाना है। T, we have the with regular supply of drugs, मतलब मेडिसिन हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। एंड S, we have the under standardized regimen, मीन्स सभी पेशेंट को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही आपने ट्रीट करना है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। अब देखो कुछ स्ट्रेटेजिक पिलर है हमारे पास। कौन कौन से पिलर हैं? एक आता है डिटेक्ट। डिटेक्ट मीन्स find all DSTP and DRTP cases. मीन्स DSTP और DRTP क्या होता है? DSTP मतलब होता है ड्रग सेंसिटिव, और DRTP क्या होता है? ड्रग रेजिस्टेंट। आपने जो केसेस हैं आपके ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेजिस्टेंट केसेस को डिटेक्ट करना है, फिर आपने ट्रीट करना है, प्रोवाइड क्वालिटी ट्रीटमेंट एंड केयर। आपने डिटेक्ट किया, फिर ट्रीट किया, अब इलाज हो गया, फिर आपने क्या करना है? उसका बचाव करना है कि भाई वापस से आपके हो ना जाए। तो प्रिवेंट ट्रांसमिशन एंड न्यू केसेस से आपको बचाना है। फिर आपने क्या करना है? अब बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्ड करना पड़ेगा। क्या बिल्ड करेंगे? हेल्थ केयर सिस्टम और रिसर्च सिस्टम को हम बिल्ड करेंगे। अब bolsters means support and engage communities. bolsters means कम्युनिटी और सपोर्ट और पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। ओके। उसके बाद में हमारे पास आता है ग्लोबल टीबी स्ट्रैटेजी टारगेट। अब क्या है कि 90% पीपल विद टीबी विल डायग्नोस्ड, मीन्स 90% टीबी पेशेंट को डिटेक्ट करना है, 90% डायग्नोस्ड पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, उनका ट्रीटमेंट शुरू करना है, और 90% जो डिटेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको सक्सेसफुली क्योर करना है। अब देखो इसके की इंटरवेंशन क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ए से आता है ABCDE, मीन एक्टिव केस फाइंडिंग। जो टीबी पेशेंट को एक्टिवली सर्च करना है, बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस मीन्स लैब टेस्ट को कंफर्म करना, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पेशेंट के क्लोज कॉन्टेक्ट की स्क्रीनिंग करना, ड्रग ससेप्टेबल एंड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मैनेजमेंट, दोनों टाइप को प्रॉपर मैनेजमेंट में प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, इंश्योर अनइंटरप्टेड ड्रग सप्लाई, मेडिसिन की कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए। कुछ अदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। एक आता है निश्चय पोर्टल। अब पूछ सकते हैं ये निश्चय पोर्टल किसके अंदर आता है? तो निश्चय पोर्टल आता है हमारे पास टीबी के लिए, मीन्स टीबी के पेशेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ट्रीटमेंट और फॉलोअप के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है निक्षय पोर्टल। ओके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड आशा इन्वॉल्वमेंट। जो आशा वर्कर है और जो कम्युनिटी है उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या नहीं इन्वॉल्वमेंट है। यूनिवर्सल एक्सेस फॉर द प्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। प्री डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए सभी को यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, मतलब सभी को प्री डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी प्रोग्राम्स को जोड़ना और रेगुलर मॉनिटरिंग और इवेल्युएट करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, लाइक नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, NCP एंड काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम्स हम
बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनको अब हम स्टडी करते हैं। आई होप आपको सारे प्रोग्राम पहले वाले समझ आए होंगे। आई नो काफी ज्यादा बोरिंग भी है, बट एग्जाम है तो हमें सब कुछ करना ही होगा। ओके, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। अब इसके अंदर क्या है कि जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुआ था 1955 में। अब देखो, अब याद करते हो, चलो 1955 में एक और प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। हिंट देती हूँ कि वो प्रोग्राम स्टार्टिंग का था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में इंटरेक्शन के साथ में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन ठीक होगा। 1978 में अर्बन मलेरिया स्कीम मर्ज विद द एनएफसीपी। 1978 के अंदर अर्बन मलेरिया स्कीम को एनसीपी एनएफसीपी में मर्ज किया गया एंड लेटर मर्ज टू एनवीबीडीसीपी। बाद में नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में मर्ज कर दिया गया। ये क्या है? वेक्टर बोर्न, वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है देखो। एलिमिनेट lymphatic filariasis by mass drug administration of DEC। मीन्स जो lymphatic filariasis है, मीन्स जो हाथी पाँव डिजीज है, उसे एलिमिनेट करना, इसलिए उसके अंदर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को करना एंड मॉर्बिडिटी और डिसेबिलिटी को कम करना, मॉर्बिडिटी और डिसेबिलिटी को कम करना, और जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसे स्ट्रेंथन करना, एनजीओ को स्ट्रेंथन करना, इनकरेज करना, प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना। अब स्ट्रेटजी क्या है इसकी? वेक्टर कंट्रोल है। तो वेक्टर का कंट्रोल कैसे होगा? जब उसका लार्वा खत्म कर दिया जाएगा, तो एंटी लार्वल मेजर्स और सोर्स रिडक्शन, मीन्स जहाँ पे वो वेक्टर बोर्न हो रहा है, जहाँ पे वो फ्लाइज, जहाँ पे वो मॉस्किटोज बोर्न हो रहे हैं, उन सारे सोर्सेज को खत्म कर देना। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोफिलेरिया की कैरियर, मीन्स पहले आपने जल्दी से उसका आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देना है। डाई इथाइल कार्बामेजिन 6 mg per kg per day for 12 doses 12 weeks। आपने ये ड्रग देनी है 6 mg per kg per day और 12 डेज तक ये ड्रग को कंटिन्यू रखा जाता है। एनुअल MDA मीन्स मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन DEC प्लस एल्बेंडाजोल। अब आपने एल्बेंडाजोल का नाम तो बहुत ज्यादा कॉमनली सुना होगा। अब ये जो MDA है वो नहीं दिया जाता, किस किस को नहीं दिया जाता? जो बच्चा 2 साल से कम है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, और जो सीरियसली इल पर्सन है, उन्हें हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हमारे पास आता है काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो 1990 एंड 1991 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इसका गोल था जो एनुअल इंसिडेंस है। अब देखो, आपने मैंने जब आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जनपद उद्वंश अभी हम करेंगे, तो उसमें एक आता है इंसिडेंस, एक आता है प्रिविलेज। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? जो आपके नए केसेस होते हैं। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? जो पुराने और नए केसेस दोनों होते हैं। सो जो नए केसेस हैं उनको रिड्यूस करना, और देखो काला आजार को एक केस पर 10,000 पॉपुलेशन से कम लाना। ओके, ये इसका गोल था। उसके बाद में हमारे पास स्ट्रेटजी आती है। स्ट्रेटजी क्या होती है? अर्ली डायग्नोसिस। कोई भी बीमारी है उसकी स्ट्रेटजी में आप लिख सकते हो कि पहले उसका अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए और कंप्लीट केस मैनेजमेंट होना चाहिए। अब ड्रग्स हमारे पास क्या है? लिपोसोमल एंड एम्फोटेरिसिन बी और क्रोमोमाइसिन प्लस मेलेटोसिन। ओके, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे मीन्स जहाँ से उनकी ग्रोथ हो रही है। तो आपने देखा होगा कि कॉलोनी में आपके कुछ स्प्रे की मशीन्स आती हैं जो कंप्लीट इम्यूनाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है। वेक्टर सर्विलेंस मीन्स वेक्टर की मॉनिटरिंग करना कि कहाँ से वेक्टर की ग्रोथ हो रही है। अब इस मॉनिटरिंग में आपकी कौन कौन हेल्प कर सकता है? आशा वर्कर्स हेल्प कर सकती हैं, एएनएम हेल्प कर सकती है, मॉनिटरिंग एवल्यूएशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और आशा लैब टेक्नीशियन और मेडिकल ऑफिसर्स मिलकर से मॉनिटर करते हैं। अब उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम आता है, नेशनल जापानीज इंसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। स्टार्ट हुआ था 2003 टू 2004 के अंडर में। जो हमारा नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम था उसके अंडर में स्टार्ट हुआ था। इसके ऑब्जेक्टिव थे मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी और डिसेबिलिटी को कम करना चिल्ड्रंस के अंदर। ओके, स्पेशली इस पे फोकस करता है चिल्ड्रंस पे।
स्ट्रैटेजी क्या थी? वही अर्ली डायग्नोसिस करना, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, अवेयरनेस फैलाना और कंट्रोल करना, फॉगिंग, स्पीच से एंटी लार्वल मीजल्स, वैक्सीनेशन में फॉर हाई रिस्क चिल्ड्रन लेस देन 15 ईयर्स, हाई रिस्क एरिया में 15 साल के कम बच्चों को वैक्सीन प्रोवाइड करना। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंगू फीवर कंट्रोल प्रोग्राम। अब डेंगू फीवर कंट्रोल प्रोग्राम एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हमारे साथ किसमें स्टार्ट होगा? नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर में हमारे पास ये तीसरा प्रोग्राम है। पहला था फिलेरिया, दूसरा था हमारे पास कालाजार और तीसरा था हमारे पास जापानीज इंसेफेलाइटिस और ये सॉरी फोर्थ प्रोग्राम है ये हमारा कौन सा? डेंगू। ओके, इसका क्या था? मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी ड्यू टू डेंगू बाय लिस्ट 50%, मीन्स 50% तक इसको रिड्यूस करना, इसकी इलनेस को डेथ रेट को कम करना 50% तक। स्ट्रैटेजी क्या था? वही जहाँ से डेंगू के मच्छर फैल रहे हैं उसको रोकना, इन्वेस्टिगेट करना, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट देना, वेक्टर को कंट्रोल करना, डूज और डोंट बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH। तो इसके अंदर 1950 के अंदर हमारे पास MCH सर्विस स्टार्ट हुई थी। मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस जो थी हमारे पास वो 1950 में स्टार्ट हुई थी। 1952 के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 1977 में इसे रीनेम किया गया था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। स्टूडेंट ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं पहले के टॉपिक्स में। ये हमने फैमिली प्लानिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है, ये हमने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर वाले चैप्टर में पढ़ा है। 1992 के अंदर चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड आया था और उसके साथ में 1997 में RCH प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। 2005 से 2009 के अंदर फेज 2 चला था RCH का। अब RCH अप्रोच सेफ सेफ अप्रोचेस मीन सेफ रिप्रोडक्शन करना, हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ होना, सेफ प्रेगनेंसी इन चिल्ड्रन मीन प्रेगनेंसी और डिलीवरी को सेफली करवाना, हेल्दी मदर एंड चाइल्ड, बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ और इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखना, सेफ सेक्सुअल लाइफ मतलब फ्री फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड द STDs। अभी इसके ट्रिक हमारे पास 4 है। अब कॉम्पोनेंट इसके क्या क्या थे? फैमिली वेलफेयर और ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, RTI एंड STI मैनेजमेंट, intervention, prevent unwanted pregnancy, safe motherhood, child survival, STD prevention, and HIV and AIDS prevention. अब maternal health, child health, and reproductive health. Maternal health means antenatal care, intranatal care, और postnatal care. Institutional delivery, tetanus immunization, IFA supplements means iron folic acid supplements देना। चाइल्ड के अंदर क्या आता है कि न्यूबॉर्न की केयर करना, ब्रेस्ट फीडिंग को एक्सक्लूसिवली प्रमोट करना, इम्यूनाइजेशन कराना और विटामिन ए सप्लीमेंट्स देना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फैमिली प्लानिंग एंड PV सर्विस, अडल्ट एंड काउंसलिंग, STD और HIV को प्रिवेंट करना। उसके बाद में स्ट्रैटेजी क्या आती है कि आपने क्या करना है? बॉटम अप प्लानिंग। अब बॉटम प्लानिंग के अंदर हमारे पास मतलब जितने भी काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह उसे मेंटेन करना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, IEC कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ NGOs। तो नाउ वी हैव RCH पेज 2। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे पास प्रोग्राम मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, एक्सपेंड RCH सर्विस टू ट्राइबल एरियाज तक RCH सर्विस को प्रोवाइड करना, एक्सपेंड करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना और फैमिली को कवरेज ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विस, जो फैमिली वेलफेयर सर्विस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, मॉनिटर एंड एवेलुएट सर्विसेज। उसके बाद में हमारे पास कुछ की कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। मीन्स अगर आप फैमिली प्लानिंग देंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करेंगे तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होगा। मैटरनल हेल्थ, अब मैटरनल हेल्थ मीन्स प्रेगनेंसी और डिलीवरी की प्रॉपर केयर करना, एडोलसेंट हेल्थ मीन्स एंटीनेटल केयर, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल एंड सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन को इम्प्रूव करना, RTI STI कंट्रोल, अर्बन हेल्थ, ट्राइबल हेल्थ एंड मॉनिटर और इवोल्यूशन। उसके बाद में हमारे पास आता है जननी सुरक्षा योजना JSY मीन्स
ये स्टार्ट हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च हुआ था एनआरएचएम के अंडर में। अब एनआरएचएम क्या होता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हमारे पास क्या होता है? एनआरएचएम, रूरल हेल्थ मिशन। ओके, अब एम क्या था? जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसे कम करना, प्रमोट करना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को, और आशा एक्ट एज द लिंक वर्कर बिटवीन द प्रेग्नेंट वुमेन एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट। मीन्स आशा जो है वो लेके आएगी प्रेग्नेंट वुमेन को, वो लिंक की तरह काम करती है हेल्थ इंस्टीट्यूट और प्रेग्नेंट वुमेन के बीच में। एक्सपेंड JSSY 2011 मीन्स 2011 में जननी शिशु सुरक्षा GSS के जननी सुरक्षा कार्यक्रम का स्ट्रेंथन किया गया। अब उसके बाद में हमारे पास आता है वंदे मातरम स्कीम। अब ये वंदे मातरम स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है? ये वॉलंटरी स्कीम है सेफ मदरहुड के लिए। ये प्राइवेट डॉक्टर को गवर्नमेंट प्रोग्राम के साथ जोड़कर प्रेग्नेंट वुमेन को बेटर केयर प्रोवाइड करती है। ओके, ये फ्री IFA जो आयरन फॉलिक एसिड है, OCPs हैं और TT सप्ली जो TT के जो सप्लीमेंट्स है उसे सप्लाई करते हैं। और उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड केस रेफर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस हैं उसे रेफर किया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तक। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब ये आपने बहुत सारे ट्रिक्स देखी होंगी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, आपको ये एज इट इज लर्न करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। WHO ने EPI मीन्स एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन को 1974 में 1974 में लॉन्च किया था। 1978 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर, और 1985 में इसकी रीनेमिंग हुई थी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो 19 नवंबर 1985 नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इंट्रोड्यूस। ओके, मीन्स प्रोग्राम को शुरू कर दिया गया था। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। क्या ऑब्जेक्टिव है? एलिमिनेट नियोनेटल टिटनेस एंड पोलियो मीन्स बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन देकर उनको डिजीज से बचाया जाए, जैसे टिटनेस है, जैसे पोलियो है, हेपेटाइटिस है। ओके, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? मीन्स 100% TT कवरेज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, 100% इम्यूनाइजेशन का टारगेट है, मोर देन 85% इन्फेंट कवरिंग एंड अचीव हर्ड इम्यूनिटी। जो हर्ड इम्यूनिटी है उसे डेवलप करना, और सर्विस को PHC सब सेंटर हॉस्पिटल MCH सेंटर्स के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास कि BCG की वैक्सीन कब दी जाती है? बी से BCG, बी से बर्थ, बी से BCG, बी से बर्थ के टाइम पे दी जाती है। OPV हमने अभी याद किया था, ओरल पोलियो वैक्सीन। जो कि O है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 6 एंड 10 प्लस 4 दैट इज द 14। ये हमने दोनों याद कर लिया। BCG बर्थ के टाइम पे, BCG बर्थ के टाइम पे, OPV 0 से स्टार्ट करेंगे, 6, 10 और 14 वीक्स के अंदर। अब डीपीटी की जो वैक्सीन है, जो पेंटावेलेंट है, मीन्स पेंटावेलेंट डीपीटी प्लस में हेपेटाइटिस बी। ओके, अब इसको हमने देखो पोलियो को कहाँ तक स्टार्ट किया था? ओ, लेकिन इसमें ओ नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना है? 6, 10, 14 वीक मतलब पोलियो की वैक्सीन का कॉपी करना है प्लस में बूस्टर डोज। ओके, 6, 10, 14 वीक्स प्लस में बूस्टर डोज। अब हेपेटाइटिस बी जो आता है वो एट द बर्थ कब दी जाती है? हेपेटाइटिस बी से। अब हेपेटाइटिस बी क्या करता है? एट द बर्थ मतलब बर्थ से देनी है, और वही आपने कॉपी करना है, आपने कुछ नया नहीं करना है, वही आपने OPV को कॉपी करना है 6, 10 और 14 वीक्स के लिए। मीजल्स एंड MR, अब आपने क्या करना है? मीजल्स और MR मीन्स जो बच्चा होता है वो माँ कब बोलना स्टार्ट करता है? 9 महीने के बाद में, मतलब ऐसे याद रखो, या फिर तो माँ के पेट में कब तक रहता है? 9 महीने तक रहता है। M से क्या है यहाँ पे? माँ। ओके, अब 9 महीने तक। ओके, 9 महीने में TT जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए दो डोजेस डिसाइड की गई हैं। जो JE वैक्सीन मीन्स इसको एंडेमिक एरियाज में देनी है 9th मंथ में और 15 ईयर के अंदर। विटामिन A की वैक्सीन हमारे पास दी जाती है 9वें महीने में, और 2 डोजेस 1 साल के अंदर दी जाती हैं। अब हमने सारा ट्रिक से याद किया है। अब इसका रूट भी है हमारे पास यहाँ पे, तो ही देखो OPV ओरल पोलियो वैक्सीन और विटामिन A। अब विटामिन क्या करोगे? आप खाओगे, तो OPV और
आपने क्या करना है, जैसे कैल्शियम विटामिन आपने बहुत अच्छे लेने हैं डाइट के अंदर, तो आप वो डाइट के अंदर लोगे तो क्या करोगे, खाओगे तो मतलब ओरली लोगे, और ओपीवी भी ओरली। अब यहाँ पे सब क्यूटेनियस क्या होती है, मीजल्स, माँ माँ चिल्लाएगा, मतलब अपनी माँ माँ चिल्लाते हुए अपनी स्किन को ही खुरेद देगा, तो सब क्यूटेनियस। और जेई की वैक्सीन भी हमारे पास क्या करनी है, सब क्यूटेनियस। ओके, अब आता है हमारे पास नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। ये भी याद करते हैं हम अच्छे से, नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल को। आई होप आपको ट्रिक्स याद हुई होंगी। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो टीटी की वैक्सीन है, टीटी वन अर्ली इन प्रेगनेंसी 0.5 ml IM, एंड और टीटी टू 4 वीक्स के अंदर आफ्टर टीटी वन 0.5 ml IM, ये भी इंट्रामस्कुलर दी जाती है। टीटी बूस्टर डोज जो है वो, इफ वैक्सीनेटेड इन प्रीवियस प्रेगनेंसी विद इन 3 years, अगर पहली प्रेगनेंसी में 3 साल के अंदर टीटी लग चुका है तो बूस्टर डोज दिया जाता है। ओके, अब इन्फेंट के अंदर हमने क्या किया, बर्थ के टाइम पे बीसीजी, ओपीवी जीरो एंड हेपेटाइटिस बी की डोज दी। 6 वीक्स पे हमने ओपीवी, पेंटावेलेंट और रोटावायरस। 10 वीक्स पे ओपीवी, पेंटावेलेंट एंड रोटावायरस 2। 14 वीक्स पे ओपीवी, पेंटावेलेंट 3 एंड रोटावायरस 3। देखो तीनों सेम चलती है, वही आपने याद करना है, +4 +4, ठीक है, प्लस आईपीवी। और 9 to 12 मंथ में हमारे पास मीजल्स वन, JE1 जो एंडेमिक एरियाज में देनी है, विटामिन ए। ओके, ये थी सारा इन्फेंट का। अब चिल्ड्रन के लिए आपने क्या करना है, 16 से 24 महीने, कितने महीने, 16 से 24 महीने, डीपीटी बूस्टर वन, ओपीवी बूस्टर, measles 2 and JE2. Okay, vitamin E, second to ninth dose every 6 months till 5 years, 5 to 6 years DPT booster dose 2, and 10 to 16 years TT vaccine. अब JE vaccine is given in endemic areas for the 9 month and the 15 year. उसके बाद में हमारे पास आता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। हिस्ट्री है इसकी, लॉन्च हुआ था 1982 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या था इसको, देखो इसका जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव क्या था, सबको मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट मिल सके, और जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको मेंटल हेल्थ सर्विस को जोड़ा जाए उनके अंदर, और प्रमोट करना, लोगों को अवेयर करना, बढ़ाना, और अवेयरनेस बढ़ाना लोगों के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनकरेज कर सके। अब आपने क्या करना है, आपने इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैसे, मेंटल हेल्थ सर्विस के थ्रू। जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी उसकी लाइफ भी काफी अच्छी रहेगी। स्ट्रैटेजी क्या था इसका, मेंटल हेल्थ को पीएचसी लेवल तक लेके जाना, जो हमारी टर्शी मेंटल हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथ करना, और रिड्यूस स्टिग्मा एंड प्रोटेक्ट पेशेंट्स राइट, मतलब स्टिग्मा और जो डिस्क्रिमिनेशन है मेंटल हेल्थ को लेके उसे रिड्यूस करना, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड रिहैब सेंटर्स को बढ़ाना। उसके बाद में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट आते हैं, लाइक निमहांस मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री CIP in the Ranchi, and Institute of Human Behavior and Allied Sciences, New Delhi. Supportive organization कौन कौन सी है, Central Mental Health Authority, State Mental Health Authority, National Human Rights Commission. Next, we have National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke, NPCDCS. इसकी हिस्ट्री हमारे पास 2008 से स्टार्ट होती है। पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। 2010 में कैंसर को इंक्लूड किया गया था, उसकी रीनेमिंग की गई थी। अब इंटीग्रेटेड विद नेशनल हेल्थ मिशन, और बाद में नेशनल हेल्थ मिशन के साथ इसे इंटीग्रेट मीन्स जोड़ा गया था। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, आप प्रोग्राम का नाम जानते हैं तो उसी से जानेंगे कि जो कैंसर, डायबिटीज है उसे कंट्रोल करना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को कंट्रोल करना, स्ट्रोक को कंट्रोल करना। उसके बाद में हमारे पास आता है अर्ली डिटेक्शन मीन्स जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए कि कौन सी डिजीज हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। हेल्थ प्रमोट करना, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर एंड सर्विलेंस मॉनिटर करना। ओके, स्ट्रैटेजी क्या होती है, हेल्थ प्रमोशन मीन्स हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, टोबैको, अल्कोहल को कंट्रोल करना, स्क्रीनिंग करना, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, स्ट्रेंथन
इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स क्लिनिक्स को और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को सेटअप करना। ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेनिंग मीन्स डॉक्टर नर्सेज और जो पैरामेडिक्स हैं और जो आसाज हैं उन्हें ट्रेन करना कि आपने कैसे क्या करना है इस डिजीज के अंदर। आउटरीच सर्विसेज मीन्स आपने कैंप्स लगाने हैं। और आयुष इंटीग्रेशन मीन्स योगा लाइफस्टाइल जो डाइट है उसकी काउंसलिंग करनी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रिसर्च एंड सर्विलेंस, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, फाइनेंशियल सपोर्ट। उसके बाद में जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारे पास दैट इज द स्वच्छ भारत मिशन। अब ये आपसे पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये रिसेंट का ही प्रोग्राम है इसलिए। ओके, सो जल्दी से इसे याद करते हैं। 1999 के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, टोटल सैनिटेशन कैंपेन्स टीएससी का टीएचसी को शुरू किया गया था। अब 2012 के अंदर क्या हुआ, रीनेम्ड निर्मल भारत अभियान। अब ये याद रखना कि पहले इसका नाम क्या था, निर्मल भारत अभियान। 2014 के अंदर और 2 अक्टूबर के अंदर इसका नेमिंग किया गया स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। 2 अक्टूबर 1919 के अंदर फर्स्ट फेज इसका कंप्लीट हुआ। 2020-2025 तक सेकेंड फेज चला एंड 2030 के 23 के अंदर 50% of villages become OFD plus। अब अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इसके एम मीन्स OFD प्लस सस्टेन। अब OFD क्या होता है, ओपन डिफिकेशन फ्री। ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बनाना फर्स्ट फेज था। सेकंड फेज क्या है, ओपन डिफिकेशन फ्री जो मतलब उस प्रोग्राम को तो आपको चलाना ही है, साथ साथ में आपने क्या करना है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को मैनेज करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टॉयलेट्स फॉर ऑल मतलब सबके लिए सुलभ शौचालय बनाना। मैनुअल स्क्रैवेंजिंग एलिमिनेशन मीन्स मैनुअल स्क्रैवेंजिंग को खत्म करना। बिहेवियर चेंज लोगों की में साफ सफाई की आदत को डेवलप करना और वेस्ट को मैनेज करना। अब फीचर्स क्या है इसके अंदर, हमारे पास पहले देखते हैं 2 मिशन आते हैं, एक आता है ग्रामीण रूरल और एक आता है अर्बन मिशन। ओके, नाउ वी हैव फीचर्स, वी हैव द 5S। सब्सिडी देना टॉयलेट्स के लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण, स्कूल टॉयलेट्स मीन्स स्वच्छ विद्यालय और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट वी हैव स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है। सो स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर हमारे पास स्वीपिंग एंड कलेक्शन मीन्स साफ सफाई और कचरा कलेक्ट करना। जो वेस्ट प्रोसेसिंग है उसे प्रॉपर जो वेस्ट है उसे प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना। एलिमिनेट ओपन डिफिकेशन को खत्म करना। और ई लर्निंग कैपेसिटी, ई लर्निंग और कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स जो ट्रेनिंग अवेयरनेस है उसे इंक्रीज करना। पब्लिक टॉयलेट्स बनाना और लोगों में सफाई की प्रगति को जागरूक करना। ओके, मीन्स अवेयरनेस। अब आपके पास आता है आयुष्मान भारत योजना। तो हिस्ट्री है हमारे पास, 23 सितंबर 2018 से स्टार्ट हुआ था एंड इसका जो दूसरा नाम है हमारे पास PMJY मीन्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। ओके, इसका एम क्या है हमारे पास, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना पुअर फैमिलीज को। गोल क्या है हमारे पास, लाइक इम्प्रूव करना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंश्योरेंस फॉर बॉटम पॉपुलेशन और उन्हें इंश्योरेंस देना। अब 2 कंपोनेंट है इसके, एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मीन्स 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। और एक है हमारे पास PMJY मीन्स 5 लाख पर फैमिली पर ईयर और सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल्स है उसका कवरेज करना। जो खर्चे हैं उसको कंट्रोल मतलब उनको कवर करना। अराउंड 12 करोड़ फैमिलीज, इसके लगभग 12 CR फैमिलीज को बेनिफिट प्रोवाइड करना। अब PMJY के कवरिंग के अंदर आप क्या क्या ले सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो, एग्जामिनेशन डायग्नोज करा सकते हो, इम्प्लांट एंड द IUC, कंसल्टेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटल फॉलोअप। अब एलिजिबिलिटी क्या है, बेस्ड ऑन सेक्शन 2011 मीन्स सेक्शन 2011 के डाटा के बेसिस के ऊपर आधार मैंडेटरी नहीं है, वैलिड ID प्रूफ ही चाहिए और फैमिली साइज पर कोई लिमिट नहीं है। अब टारगेट ग्रुप्स कौन कौन से होती हैं, जिन फैमिलीज के अंदर कोई भी अडल्ट अर्निंग मेंबर नहीं होता है, फीमेल हेडेड फैमिली होती है, SC/ST हाउस होल्ड, लेबर क्लास और वर्कर्स लाइक ड्राइवर प्लम्बर पेंटर्स। उसके बाद में हमारे पास आता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन।
सो अब कुछ 1-2 प्रोग्राम्स ही और बचे हैं, उनको भी हम जल्दी-जल्दी फिनिश करते हैं। हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। 15 अगस्त 2020 के अंदर हमारे पास NDHM launched as pilot in 6 union territories, मीन्स नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को पायलट प्रोग्राम के रूप में 6 यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च किया गया। अब वो यूनियन टेरिटरीज के मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। 27 सितंबर 2021 जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसे लॉन्च करके नेशनल लेवल पे उसकी रीनेमिंग की गई थी आयुष भारत डिजिटल मिशन के नाम पे। अब इसका एम क्या था? अब डिजिटल है तो एम भी क्या रहेगा इसका? डिजिटल ही होगा। मीन्स डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम, गैप ब्रिजिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू द डिजिटल हाईवेज। अब उसके बाद में क्या आता है हमारे पास? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो डिजिटल हेल्थ सिस्टम है उसे इस्टेब्लिश करना, डिजिटल हेल्थ और डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, साथ ही साथ एक ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, जो फार्मासिस्ट हैं और जो क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट की जिनकी इच्छा है उन सब की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। To enforce adoption of open standard by all national health stakeholders, मीन्स नेशनल डिजिटल हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना। अब उसके बाद में हमारे पास आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब बिल्डिंग ब्लॉक में क्या है? एक है हेल्थ हेल्थ आईडी मीन्स आभा। हर सिटीजन को यूनिक हेल्थ आईडी दिया जाता है। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री मीन्स रजिस्ट्री ऑफ द ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर, रजिस्ट्री ऑफ ऑल हेल्थ फैसिलिटी मीन्स हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब की रजिस्ट्रेशन। आभा मोबाइल पर अब आभा मोबाइल पर आपने क्या करना है? पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट रहते हैं। नाउ वी हैव NHM, National Health Mission, 12 April 2005, NRHM launch. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ 12 अप्रैल 2005 के अंदर। मई 2013 के अंदर NUHM लॉन्च हुआ, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, और these two submissions were merged and continued as the NHM. इन दोनों को मिला करके एक मिशन बनाया गया, दैट इज द NHM। इन दोनों को मिलाया गया और एक मिशन बनाया गया। अब इसके गोल क्या थे? 5 एंड इसके गोल थे, क्या थे? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, मैटरनल एनीमिया को कम करना, मलेरिया इंसिडेंस को कम करना और रिड्यूस माइक्रोफिलेरिया प्रेवलेंस। 5 आर। 5 आर क्या है यहाँ पे? जो रिड्यूस PFR मीन्स टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना अप टू 2.1%, एंड रिड्यूस एनुअल इंसिडेंस ऑफ टीबी बाय द हाफ, टीबी के इंसिडेंस को आधा करना, लेप्रोसी प्रेवलेंस को कम करना, लोगों के ट्रीटमेंट पर खुद का खर्चा कम करना, ओके, और रिड्यूस मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से डेथ रेट को कम करना। अब हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स आते हैं लाइक रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड, एडोलसेंट हेल्थ। हॉस्पिटल सिस्टम को स्ट्रेंथ करना, इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना, कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना, ओके। के बाद में हमारे पास आता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अभी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मीन्स NRHM। पहले वाला क्या था? NHM। अब ये क्या है? NRHM। तो ये प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, जैसे NHM इम्पोर्टेंट था, छोटा प्रोग्राम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। NHM प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, अकाउंटेबल, इफेक्टिव and reliable primary health care and bridging the gap in the rural health care। मीन्स इसमें इसका जो मेन एम है वो क्या है? NRHM का लॉन्च भी हमारे पास कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 के अंदर। अब इसका जो मेन एम क्या है कि गांव में मीन्स जो रूरल एरिया है वहाँ पे लोगों को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, अकाउंटेबल और इफेक्टिव मीन्स रिलायबल प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना। अब ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा, एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो रूरल हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना और विलेज के अंदर हेल्थ सिस्टम को पहुंचाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसके कुछ गोल्स हैं। गोल्स क्या है?
पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना। ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है उससे यूनिवर्सली सबको एक साथ मतलब मिलनी चाहिए इक्वली। जो कम्युनिकेबल डिजीज है या फिर जो हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उन्हें प्रिवेंट करना, और जो कंप्लीट प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस है उसे प्रोवाइड करना, एंड जो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना और जेंडर को बैलेंस करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारा आयुष और ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंक्लूड करना, प्रमोट करना हेल्दी लाइफस्टाइल। कुछ कोर स्ट्रैटेजी है इसकी, लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, विलेज लेवल पे पंचायत की पार्टिसिपेशन, आशा मीन्स आशा वर्कर के थ्रू कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, विलेज हेल्थ प्लान मीन्स विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी के थ्रू हेल्थ प्लानिंग स्ट्रेंथ करना, इम्प्रूव करना, प्रमोट करना सब सेंटर्स को, पीएचसीज को हेल्थ प्लान्स को पहुंचाना हर डिस्ट्रिक्ट तक। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोग्राम, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग को लोकल लेवल तक लेके जाना और इम्प्रूव करना ह्यूमन रिसोर्स को मॉनिटर करना। अब हम बात करेंगे कि भाई ये आशा है कौन, एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है कौन। एक अब देखो, एक आशा पर 1000 की पॉपुलेशन पे होनी चाहिए, उसकी एज 25 से 45 साल तक की होनी चाहिए, 8वीं क्लास तक वो पढ़ी हो और वो उसी गांव की रेजिडेंट हो या फिर मैरिड हो, डिवोर्स हो या फिर विडो वुमन। फंक्शन क्या होते हैं आशा के? अब आशा पे भी आपसे 5 मार्क में पूछा जा सकता है। आशा, आशा ए से याद रखेंगे, अवेयरनेस फॉर बताती है हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए, सैनिटेशन न्यूट्रिशन के लिए। अब आशा एस 12 टी जैसे काउंट करता है तो काउंसलिंग करती है वुमन की, और आशा जो है वो बहुत ज्यादा घूमती फिरती है, मीन्स वो मोबाइलाइजेशन ऑफ पीपल फॉर हेल्थ सर्विस, मीन्स लोगों को हेल्थ सर्विस तक लेके जाती है। और ड्रग किट होल्डर मीन्स आप आशा के पास जाओगे तो आप क्या बोलोगे, ओआरएस दे दो, आयरन दे दो, मतलब वो छोटी छोटी टेबलेट कुछ जो मिलेट होती है वो अपने पास रखती है, और रिपोर्ट भी कर देती है कि आज बर्थ हुआ है, आज डेथ हुआ है, और वाइटल इवेंट्स का। और क्या है, इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस इन वेसल्स, वो इनिशियल ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड से आपको प्रोवाइड कर। अब स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ फैसिलिटी मीन्स आपके पास आता है सब सेंटर, सब सेंटर के आपके पास क्या, सब सेंटर में क्या है, डैम है, क्या है, डैम। सब सेंटर में क्या है, डैम है, मतलब ड्रग है, एडिशनल एएनएम है, और एम मतलब पर 10,000 पर एनएम यूनिफाइड यूनाइटेड फंड है। अब पीएचसी के लिए क्या है, पीएचसी जो है 24/7 चलने वाली सर्विस है, जिसके अंदर ड्रग है, एलोपैथिक और आयुष दोनों है, आयुष मेडिकल ऑफिसर भी है और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी है। अब पीएचसी के लिए क्या होता है, पहला रेफरल यूनिट बनाया जाता है, रोगी कल्याण समिति है, और स्टैंडर्ड मीन्स इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड प्रेजेंट है। इसके बाद में हमारे पास क्या आता है, नेशनल अर्बन अर्बन हेल्थ मिशन, एनयूएचएम। अब ये कब लॉन्च हुआ था, 2013 के लगे लॉन्च हुआ था, ओके। अब ये मीन्स जो अर्बन पुअर है, मतलब जो स्लम माइग्रेंट्स या है या फिर कोई होमलेस है, उनको क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड करना इसका मेन एम है। अब इसका गोल क्या है भाई, जो सिटी है मीन्स कैप पी मीन्स सिटी के जो स्पेसिफिक हेल्थ केयर सेंटर्स है उनको स्पेसिफाइड करना और रिसोर्सेज सबको अवेलेबल कराना, पार्टनरशिप विद द कम्युनिटी एंड पुअर एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन को हेल्थ सर्विस देना। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी मीन्स अब इसकी स्ट्रैटेजी है म्यूजिक, मतलब मैं म्यूजिक के साथ काम करूंगा, मतलब मास एंड उषा, अर्बन हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग, और सर्विलेंस एंड आईटी इनेबल सर्विस, और इंक्रीज एक्सेस टू हेल्थ केयर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर। अभी मास क्या है, मास कौन है, महिला आरोग्य समिति, महिला आरोग्य समिति। अब महिला आरोग्य समिति वुमेन को प्रिवेंट करेगी, प्रमोट प्रिवेंटिव और प्रमोटिव केयर प्रोवाइड करती है, एजुकेशन ग्रुप्स होते हैं, फैसिलिटेट अक्रॉस द आइडेंटिफाइड फैसिलिटीज, रिस्क पूलिंग, फंड एंड इंश्योरेंस एंड रेफरल एंड फॉलो अप। अब ऊषा कौन है, ऊषा है अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये क्या था, महिला आरोग्य समिति, एंड ऊषा इज द अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ऊषा का काम क्या है, प्रमोट करना हेल्थ प्रैक्टिसेस को, सारी प्रेग्नेंट वुमेन को रजिस्टर करना, एंटी नेटल केयर मोटिवेट करना,
and drug debt holder, escort the patient requiring health service, treat minor alignment, and the maintain reports. Now is the National Ayush Mission. Precarity National Ayush Mission 2013 में लॉन्च हुआ था एंड ये 5 ईयर प्लान पे लॉन्च किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया था ओके डिपार्टमेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली सेंटर जो एम था वो हमारा इंडिया में आयुष सर्विसेज लाइक आयुर्वेद योगा जो सेंटिंग करना विभिन्न कैटेगरी का विजन कर सकती है मिशन पर आयुष क्या करता है आयुष केयर करता है आयुष केयर करता है वो इफेक्टिव होगा इक्विटेबल आयुष में सबको इक्वली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी रिवाइटलाइज एंड स्ट्रेंथन आयुष में आयुष सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर बनाना और आयुष कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन को क्वालिटी जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना और उसके बाद में हमारे पास आता है क्वालिटी आयुष मेडिसिन और वो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना उसके बाद में हमारे पास कुछ इसके ऑब्जेक्टिव है पहला है यूनिवर्सल एक्सेस यूनिवर्सल एक्सेस के अंदर हमारे पास क्या आता है आयुष हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी को अपग्रेड करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आयुष की टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी मन जो स्टेट लेवल पर एजुकेशन को इम्प्रूव करना फार्मेसी को स्ट्रेंथन करना ड्रग टेस्टिंग लैब बनाना और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना अब कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स में मेडिकल प्लांट है उनकी फार्मिंग को प्रमोट करना जीएपी में फूड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना एंड क्लस्टर डेवलपमेंट अब इन क्लस्टर डेवलपमेंट क्या है मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट करके स्टोर करना प्रोसेस करना मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना उसके बाद में हमारे पास आता है मैंडेटरी कंपोनेंट्स वन वी हैव द आयुष सर्विस आयुष एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आयुष ड्रग एंड वी हैव द मेडिसिन प्लांट फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स वाइस मतलब वाइस जो काफी लोग प्लानिंग आयुष वेलनेस सेंटर इनोवेशन ऑफ आयुष फूड मेडिसिन to Ayush, IEC activities, telemedicine, research and development of the Ayush, research subsidy components of privatized education, and reimbursement of the testing charges of Ayush drugs. So, इसके बाद में हमारे पास कुछ सपोर्टिंग फैसिलिटीज है जो कौन सी हैं to strengthen the Ayush infrastructure both at the central and the state level. And Ayush infrastructure को strengthen करना और हमारे पास मैनेजमेंट और टेक्निकल प्रोफेशनल को इम्प्रूव करना फाइनेंशियल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना टेक्निकल और प्रोफेशनल सपोर्ट को प्रोवाइड करना रिसोर्स एंड लोकेशन में जो आयुष सर्विसेज हैं हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और ड्रग क्वालिटी कंट्रोल है इसके अंदर स्पेशल कैटेगरी स्टेटमेंट 90-10 का रेशियो रखना और अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में 75 से 20% फॉर मेडिकल प्लान 100% by the government central government. Action plans में हमारे पास क्या आता है tentative state allocation by Department of Ayush 31 तो ये क्या है कि state allocation by the Department of the Ayush 31st March को budget approval with the matching state share 30th April को and state annual action plan prepare and first week of May action plan government of India को समझते हैं अब इसके बारे में हमारे पास है monitoring and evaluation so MIS monitoring and evaluation cell मिशन को रेगुलरली चेक करना कॉन्करेंट मीन्स मिशन के चलने के दौरान उसे इवेलुएट करना और थर्ड पार्टी इवेलुएशन आफ्टर 2 years ऑफ मिशन इम्प्लांटेशन 2 साल के बाद में इंडिपेंडेंट एजेंसी से इवेलुएशन अब उसके बाद में हमारे पास आता है नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम अब नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कुछ विटामिन हैं दैट इज द विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस anemia prophylaxis national iodine deficiency disorder control program special nutrition program balwadi nutrition program ICDS integrated
Child Development Services Midday Meal Schemes. So first we have the National विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1970 में। प्रिवेंट इसका ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंट नेशनल ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से क्या होती है, ब्लाइंडनेस होती है, सो उसी को कंट्रोल करना था। ये चिल्ड्रंस के लिए बेनिफिशियरी था एंड स्ट्रेटजी क्या थी इसकी, विटामिन ए मेगा डोज देना हर 6 महीने के अंदर। कीवर्ड ब्लाइंडनेस एंड प्रिवेंशन। अब नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम 1970 के अंदर स्टार्ट हुआ था। दोनों ही देखो ए और जो न्यूट्रिशन एनीमिया है, ए से एनीमिया, ए से विटामिन ए, दोनों ही 1970 में स्टार्ट हुए थे, रिवाइज हुआ था 1991 में। एंड जो नेशनल न्यूट्रिशन प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है 2013 के अंदर आया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को कम करना, सप्लीमेंट आयरन और फोलिक एसिड बच्चों के लिए और लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए बेनिफिशियरी था। थर्ड हमारे पास आता है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। 1986 में स्टार्ट हुआ था, अर्लियर जिसे गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। 1962 में प्रिवेंट करना आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को एंड यूनिवर्सल आयोडाइज सोल्ट सबको प्रोवाइड करना। आयोडीन लेवल 30 पार्ट्स पर मिलियन प्रोडक्शन, 15 पार्ट्स पर मिलियन कंज्यूमर। नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970 में स्टार्ट हुआ था, मर्ज विद द ICDS इन द 1975। ऑब्जेक्टिव था न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना बच्चों के लिए, मदर न्यूट्रिशन मदर चाइल्ड के लिए अलग अलग रखना एंड मिनिमम 300 डे पर ईयर। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970 में स्टार्ट हुआ था और प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए बेनिफिशियरी था। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोग्राम जो था 1975 में स्टार्ट हुआ था, बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए ये बेनिफिशियरी था। ऑब्जेक्टिव था इम्प्रूव करना न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड मोर्टेलिटी एंड माल न्यूट्रिशन। मिड डे मील स्कीम जो थी वो 1925 में फर्स्ट स्टार्ट हुई थी मद्रास में। नेशनल लॉन्च हुआ था इसका 1995 में। रीनेमिंग हुआ था इसका PM पोषण। ऑब्जेक्टिव इंक्रीज एनरोलमेंट, इम्प्रूव अटेंडेंस एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। सर्विस ऑफ ICDS means supplementary nutrition, immunization, health checkup, referral service, national health education and preschool education. Nutrition we have the प्राइमरी क्लास 1 to 5 के लिए 450 किलो कैलोरी एनर्जी और 1200 ग्राम्स हमारे पास 12 ग्राम्स प्रोटीन। अपर प्राइमरी के लिए 700 किलो कैलोरी एंड 20 ग्राम प्रोटीन। कीवर्ड्स था इसका स्कूल मील। तो ये क्या थे हमारे पास नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसी के साथ में हमारा कंप्लीट सारे प्रोग्राम्स खत्म होते हैं। आई होप आपने सारे प्रोग्राम्स को अच्छे से रिवाइज किया होगा, लर्न किया होगा। वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।